नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर 1 और ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाता है तब भी आपको हेल्प मिल सके, अगर इनडायरेक्टली पूछ जाता है तब भी आपको यहाँ से हेल्प मिल सके। और हमारा ओवरऑल जो है वो टारगेट क्या है कि आपको जो है वो एग्जाम में हेल्प मिलनी चाहिए, इसीलिए हर एक क्वेश्चन का हर एक एंगल वो देखेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच फॉलोइंग प्लेस इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा स्थान अपने जिले के साथ जो है सही रूप से सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक स्थान दिए गए हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले जो है खारदंगला दिया गया है, फिर सारचू दिया गया है, फिर सिल्लारू दिया गया है, फिर निचार दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कौन सा स्थान करेक्टली मैच नहीं किया गया है, जैसे कि निचार हो गया, निचार देखिए किन्नौर में ही जो है वो आता है, ये सही है। सिल्लारू हो गया, सिल्लारू जो है वो शिमला में ही आता है। और सारचू हो गया, ये लाहौल स्पीति में ही आता है। ये तीनों तो सही दिए गए हैं। खारदंगला जो है वो कहाँ पर है, खारदंगला लाहौल स्पीति में नहीं आता, तो ये करेक्टली मैच नहीं किया गया। अच्छा, खारदंगला अगर लाहौल स्पीति में नहीं आता तो कहाँ आता है, ये जो है लद्दाख में जो है वो आता है। कहाँ पर आता है, लद्दाख में जो है ये आता है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर जो सिल्लारू दिया गया है, सिल्लारू के बारे में भी जो है वो आपने ध्यान रखना है। सिल्लारू के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है, सिल्लारू के बारे में आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो हॉकी ग्राउंड जो है वो आता है। और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है कि हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये जो हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड है ये सिल्लारू में जो है वो स्थित है। सिल्लारू डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है और हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड जो है वो यहाँ पर स्थित है। इतना आपको यहाँ से पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पतलीकुल रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा पतलीकुल रिवर के बारे में जो है वो सही है। अब अगर हम बात करते हैं अलग अलग नदियों में, हिमाचल में जो है वो अलग अलग नदियां बहती हैं। पतलीकुल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है ये बहती है नदी, और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पतलीकुल जो है वो एक स्थान भी है। जब आप कुल्लू से मनाली की ओर जाते हैं तो बीच में ये पतलीकुल स्थान जो है वो आता है। पतलीकुल जो है ब्यास की सहायक नदी बनती है। इट इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास, क्योंकि कुल्लू में मुख्य रूप से ब्यास नदी ही बहती है तो ये ब्यास की ही सहायक नदी आती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। कुल्लू में ब्यास की सहायक नदियों की बात करते हैं तो कुल्लू में पार्वती हो गया, मल्लाना हो गया, सोलंग हो गया, फूजल हो गया, सोलंग पिन हो गया और सरवारी हो गया। ये सारी जो है वो यहाँ पर इसकी सहायक नदियां जो है वो आती हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जो है वो कुल्लू में जो है वो ब्यास की इंपॉर्टेंट सहायक नदियां जो है वो आती हैं। ब्यास नदी की अगर हम बात करते हैं तो रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। और रोहतांग का जो ओल्ड नेम आता है वो भी हमने मिशन अलाइड में पढ़ा था, भृगुतंग जो है वो उसका ओल्ड नेम जो है वो आता है जहां से ये निकलती है। फिर आगे चलकर जो है वो ब्यास लास्ट में चलकर अलग, पहले तो ये अलग अलग जिलों से बहेगी, कुल्लू में बहेगी, ये जाकर मंडी में बहेगी, हमीरपुर में बहेगी, कांगड़ा में बहेगी, उसके बाद लास्ट में जाकर ये सतलुज के साथ ही मिलेगी। सतलुज के साथ ये हरी का पत्ना नामक जगह पर जो है वो मिल जाती है पंजाब में। और ब्यास का वैदिक नाम अर्जिकिया जो है वो आता है। इतना सब आपने जो है वो इस नदी के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ब्यास नदी के बारे में बताए, इंपॉर्टेंट बातें हमने जान ली। ब्यास की हमने स्पेसिफिक रूप से कुल्लू में सहायक नदियां जो है वो जानी। हिमाचल में मुख्य रूप से 5 ही नदियां बहती हैं और 5 नदियों के वैदिक नाम है। चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी है, रावी का वैदिक नाम पुरुषानी है, ब्यास का वैदिक नाम अर्जिकिया है, सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री है, यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। हिमाचल की सबसे बड़ी नदी जो है वो सतलुज आती है। इन टर्म ऑफ लेंथ अगर हम देखेंगे, लंबाई के हिसाब से देखेंगे, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी आती है, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, तो वो जो है वो चेनाब नदी जो है वो आती है। और सबसे छोटी नदी जो है वो यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो लोएस्ट कहाँ पर है, और ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जो है वो वैसे पूछा गया है। हम पहले जानते हैं कि इसका आंसर क्या है, फिर मैं कुछ ऑफिशियल आंकड़े जो है वो आपको बताऊंगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, हमीरपुर लाहौल स्पीति किन्नौर बिलासपुर। हमीरपुर लाहौल स्पीति किन्नौर बिलासपुर जो है वो इसका सही आंसर जो है वो होगा। चलिए, ये आंसर तो आप याद रख लेंगे कि ये जो है वो लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है 2001 की जनगणना के अनुसार। अब हमारे पास जो मोस्ट ऑफिशियल डाटा देखने को हमें मिलता है वो हमें 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है देखने को मिलता है। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही हम बात कर लेते हैं। 2011 की जब जनगणना हुई तो पूरे हिमाचल में अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की, तो वो कितनी आती है, वो आती है 17,29,000
252, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 17,29,252 इतनी जो है वो आती है। ये जो है वो पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन का 25.19% जो है वो बनती है। एक बात ये ध्यान रखें। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि अब हिमाचल प्रदेश में लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर जो है वो आती है। अगर हम लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे कम, देखिए सबसे कम जो है वो ऐसे लाहौल स्पीति में जो है वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो आती है। लाहौल स्पीति में जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आती है वो कितनी आती है, वो आती है 2235, और ये कितना परसेंट जो है वो बनती है, तो ये 7.08% जो है वो बनती है। एक आपने ये डाटा ध्यान रखना है कि सबसे कम कहाँ पर आती है, वो कितने परसेंट जो है वो बनती है। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो किन्नौर का आता है। किन्नौर में 14,750, 14,750 जो है वो आती है, और 14,750 ये शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है जो कि 17.53% जो है वो बनती है, 17.53% जो है वो बनती है। जो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया था मैंने आपको अभी वो बताया है यहाँ पर कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी जो है वो दिया गया है। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, परंतु जो हमारे पास ऑफिशियल आंकड़े हैं 2011 के वो मैंने आपको ये बताए। देखिए 2011 के आंकड़े हमें इजीली मिले तो मैंने वो डिस्कस की। 2001 का ऑफिशियल आंकड़ा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के बारे में नहीं एग्जैक्टली मिला, तो वो मैंने डिस्कस भी नहीं किया कि किसी अथॉराइज्ड सोर्स से वो मिला हो, तो इसीलिए ये वेरिएशन आपको देखने को मिल रही है। 2011 के ये आंकड़े हैं, प्लीज नोट। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि 2022 तक हिमाचल प्रदेश में कितने ब्लॉक थे। 2022 तक तो हिमाचल में जो ब्लॉक्स की संख्या थी वो थी 88। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका होगा। हमारे पास जो है वो 2023 का भी ऑफिशियल डाटा जो है वो अवेलेबल है नंबर ऑफ ब्लॉक्स का। तो ये 31 मार्च 2023 तक अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल में 88 ही ब्लॉक्स जो हैं वो आते हैं। 2023 तक का डाटा भी सेम ही है। अगर हम बात करते हैं कि 2023 में हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ तहसील्स जो था वो कितनी थी, तो तहसील्स 113 थी 31 मार्च 2023 तक। सब तहसील्स की अगर हम बात करते हैं तो सब तहसील्स जो था वो 73 थी 31 मार्च 2023 तक। सब डिवीज़न की अगर हम बात करते हैं तो सब डिवीज़न जो था वो 81 थी 2023 तक। और वैसा ही यही सेम आंकड़ा अगर हम 2022 तक देखते हैं तो 2022 तक सब डिवीज़न जो था वो 74 हुआ करती थी, तहसील 113 जो था वो हुआ करती थी, और सब तहसील 73 ही हुआ करती थी, और ब्लॉक्स तो 88 ही थे 2022 में भी 23 में भी। तो यही आंकड़े हैं सिमिलर से, सिर्फ सब डिवीज़न जो है वो चेंज हुई हैं। 2022 में 74 होती थी, 2023 में ये बढ़कर जो है वो 81 जो है वो हो गई। तो इतना डाटा आपको यहाँ से ध्यान रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं व्हाट वाज द टोटल डीजल पोटेंशियल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर इन हिमाचल प्रदेश अप टू मार्च 31, 2022। तो 31 मार्च 2022 तक पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में डीजल की कुल संभावित जो ऊर्जा क्षमता है वो कितनी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि डीजल की ऊर्जा क्षमता जो था वो कितनी थी 2022 तक, तो ये जो था वो हुआ करती थी 0.13 मेगावाट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसा सच पूछा जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट वाइज डीजल की जो है वो कितनी आउटलेट है, अगर हम बात करते हैं 2024 तक, तो ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है 31 दिसंबर 2024 तक का ये डाटा अवेलेबल है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि कितनी रिटेल आउटलेट है, हम कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे क्योंकि ये कैपेसिटी वाला डाटा अवेलेबल नहीं है। हमारे पास रिटेल आउटलेट वाला एक डाटा जो है वो अवेलेबल है। तो डीजल की जो है वो 656 ये टोटल आउटलेट है, मतलब इस तरह से आप कहेंगे कितनी आउटलेट यहाँ पर डीजल की जो है वो होती है। ठीक है, तो ये एक डाटा है जो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन रेयर पूछे जाते हैं। अगर आते हों एग्जाम में तो टिक किए इनको, जो है इनके ऊपर रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन गलत ही होते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट हाउस सब्सिडी इन 2021-22। देखिए ये भी एक ऑफिशियल आंकड़ा है। बोलते हैं छठे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी कि सोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलते हैं जो हाउस सब्सिडी मिली, बोलते हैं 2021-22 में सबसे कम मकानों की जो आर्थिक सहायता है वो कहां पर मिली, वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मिली। ये भी डाटा हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द
क्रेडिट डिपॉजिट रेशो ऑफ बैंक्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू सितंबर 2022 वाज। तो ये तो 2022 का डाटा पूछा गया है। इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी 39.34%। परंतु हाँ, ये क्वेश्चन स्टार लाइनर क्वेश्चन है और यही डाटा हमारे पास जो है वो 2024 तक का भी अवेलेबल है। सितंबर 2024 तक का ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है कि सितंबर 2024 तक जो है वो हमारे पास ये जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है हिमाचल में वो कितनी है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो हिमाचल में 47.16% जो है वो आती है। कितनी? 47.16% आती है और सितंबर 2024 तक की ये जो है वो आती है। ठीक, तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो है वो कितनी है। हम अगर बात करते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, तब अगर हम बात करते हैं इसी क्रेडिट डिपॉजिट रेशो की कि पूरे इंडिया का क्या पैरामीटर रखा गया है, तो पूरे इंडिया में इसका पैरामीटर 60% रखा गया है, परंतु हमारे हिमाचल की 47.16% है। ये 2024 तक है। और अगर यही हम सितंबर 2023 तक देखते तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो था वो 44.03% जो था वो हुआ करती थी। 44.03% ये सितंबर 2023 तक जो था वो हुआ करती थी। तो ये पता चल गया आपको यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या बोलते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं कि आपकी जो छोटी छोटी कमी है उनको एनालाइज कर आप आगे बढ़ सकें और उन्हीं कमियों को एनालाइज कर आप एक प्रॉपर रैंक भी ले सकें, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है वहां से जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, यहाँ पर ये बोलते हैं आइडेंटिफाई हिमाचल प्रदेश टोटल लैंड अंडर फ्रूट क्रॉप कवर्ड बाय एप्पल अप टू 2022। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2022 तक फलों की उपज में सेबों द्वारा शामिल जमीन की पहचान कीजिए। क्योंकि फलों की जो कुल उपज यहाँ पर होती है उसमें सेब्स यानी कि एप्पल का कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो रहता है। एप्पल का कंट्रीब्यूशन इसमें जो है वो 48.8% जो है वो रहता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हाँ, एप्पल हमारे पास जो है वो एक महत्वपूर्ण फ्रूट क्रॉप जो है वो आती है और एप्पल के बारे में मैंने बहुत सारा डाटा आपको बता रखा है, चाहे एप्पल के अंदर कितना एरिया आता है वो हमने पढ़ा हो, एप्पल के बारे में हमने और भी चीज़ें पढ़ी हैं जो एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। हमारे पास जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल फ्रूट क्रॉप है उसमें एप्पल का जो टोटल कंट्रीब्यूशन रहता है वो 49.06% रहता है। ठीक है, 49.06% ये जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अकॉर्डिंग है। और टोटल एरिया अंडर फ्रूट क्रॉप में से जो है वो एप्पल 49.06% है। उसी तरह अगर हम टोटल फ्रूट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें से भी एप्पल जो है वो 79.51% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। अगर हमने बात की लैंड की कि वो कितनी लैंड को कंट्रीब्यूट करता है तो 49। अगर हम बात करते हैं कि उसकी जो है वो प्रोडक्शन कितनी होती है तो वो 79.51% होती है। इसीलिए एप्पल को मेजर फ्रूट क्रॉप माना जाता है। इकॉनमी में भी ये बहुत स्टैंड जो है वो लोगों को यहाँ पर देती है। जब हिमाचल जो है वो बना था तो 1950-51 की बात है, 400 हेक्टेयर भूमि सिर्फ एप्पल के तहत जो था वो हुआ करती थी। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये बढ़कर जो है वो लगभग जो है वो 1,16,240 तक जो है वो पहुंच चुकी है। तो इतना आपने ध्यान रखना है कि कितनी पहुंच गई है, कितनी है क्या नहीं है। इतना सा डाटा याद रखेंगे तो काफी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल फॉरेस्ट एरिया। तो बोलते हैं कि हिमाचल का कौन सा जिला है जिस जिले में जो है सबसे अधिक भौगोलिक वन क्षेत्र जो है वो आता है। सबसे अधिक जो भौगोलिक वन क्षेत्र आता है वो चंबा के तहत जो है वो आता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं फॉरेस्ट एरिया के बारे में। देखिए, फॉरेस्ट एरिया के बारे में हमें पता चलता है कि हिमाचल में जो है वो टोटल 15,580 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो फॉरेस्टेड है, जो कि पूरे एरिया का 27.99% जो है वो बनता है। अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट लैंड की जो डेजिग्नेट की गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा वो 37,948 स्क्वायर किलोमीटर आती है, जो कि 68.16% बनती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का जो है वो आता है। हाँ, यहाँ पर भी हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का आता है, वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का आता है। चंबा का आता है। अगर हम
अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं कि फॉरेस्ट एरिया कितना है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का हिमाचल का, अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का, तो लाहौल स्पीति का सबसे ज़्यादा है। लाहौल स्पीति का लगभग 28.9% है। उसके बाद किन्नौर का है, किन्नौर का 14.7% है। उसके बाद ये चंबा आता है, चंबा का 14.6% जो है वो आता है। चंबा के बाद कुल्लू आता है, कुल्लू का जो है वो 12.1% है। कुल्लू के बाद शिमला आता है 9.5% पर, कांगड़ा आता है 8.3% पर, मंडी आता है 5.3% पर, सिरमौर 3.2%, सोलन जो है वो 1.6%, बिलासपुर 0.9 और ऊना 0.6 और हमीरपुर सबसे कम आता है 0.4% पर। ये आंकड़ा है हमारे पास, जो हमारे पास फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की हमारे पास जो है वो ऑफिशियली अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे हैं। तो ये भी हमने जान लिया एक अच्छी तरह से कि ये किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल डेफिसिट एक्सपेक्टेड इन हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24। तो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट हिमाचल में जो है वो 990014 करोड़ जो है वो इतनी जो है वो एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी, ये भी उस टाइम का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज़ बीन प्लेस्ड एबव इन ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट। तो हायर एजुकेशन रिपोर्ट में बोलते हैं जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन एनरोलमेंट रिपोर्ट है, उसमें कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल से ऊपर रखा गया है। तो उसमें हिमाचल से ऊपर जो है वो तमिलनाडु को रखा गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, इतना सही जानेंगे। आगे बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ सिरकिन इज परफॉर्म्ड इन किन्नौर इन मंथ ऑफ। तो ये सिरकिन का त्यौहार जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है, कौन से महीने में जो है वो मनाया जाता है। देखिए किन्नौर में हमारे पास बहुत सारे फेयर फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं, जिसमें से सिरकिन भी एक फेयर फेस्टिवल में से आता है। पहले तो इंडिविजुअल क्वेश्चन याद रखना है जी। इंडिविजुअल क्वेश्चन आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि ये सिरकिन त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। आपने ध्यान रखना है कि सिरकिन त्यौहार जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है। अब कौन से मंथ में जो है ये मनाया जाता है, तो ये अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है। अगर हम हिंदू कैलेंडर में देखें तो कार्तिक महीना जो है ये आता है। ठीक जी, इतना याद रह गया। वैसे ही किन्नौर में उख्यांग फेस्टिवल, फुल्लैच फेस्टिवल मनाया जाता है। किन्नौर में खेपा फेस्टिवल मनाया जाता है। किन्नौर में साजो फेस्टिवल मनाया जाता है। किन्नौर में जो है जागरो फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। किन्नौर में जो है चैत्र फेस्टिवल मनाया जाता है। किन्नौर में दखरेणी फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो इस तरह के अलग अलग त्यौहार किन्नौर में अलग अलग महीनों में मनाए जाते हैं। परंतु यहाँ पर सिरकिन पूछा गया था, वो आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है वो उख्यांग फेस्टिवल भी है मुख्य रूप से, वो लगभग जो है वो भद्र महीने में अगस्त तक के महीने में मना लिया जाता है। फागली त्यौहार हो गया जिसको लुस्कर भी यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, ये जो है वो कभी फरवरी कभी मार्च वैसे में मना लिया जाता है। अलग अलग त्योहारों के अलग अलग महीने बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट अमृता शेरगिल द फेमस पेंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अमृता शेरगिल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है कि कौन सी सही है। 13 का जो है वो ऑप्शन बी आपके पास सही आंसर हो जाएगा। बोलते हैं सी वॉज बोर्न इन फ्रांस। तो फ्रांस में तो वो पैदा नहीं हुई थी। सी मेट विद जवाहरलाल नेहरू। देखिए अगर हम जवाहरलाल नेहरू के साथ इनकी मुलाकात की बात करते हैं तो बिल्कुल सही, अमृता शेरगिल उनके साथ मिली थी। अब बोलते हैं मुल्क राज आनंद मेट हर इन 1932। ये भी गलत है। सी मेड द पेंटिंग यंग गर्ल पेंटिंग उनकी है, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो ऑप्शन बी यानी कि ओनली 2 and 4 करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है जी, अलग अलग पेंटरों की हमने बात की है, परंतु अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पर हुआ था ये आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। ठीक है, आप कमेंट कर बताएंगे कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जल्दी से बता दीजिए। वैसे आसान है, अगर नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा अगले पार्ट में। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ शाशूर गोम्पा इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि शाशूर गोम्पा जो है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर आता है, इसकी पहचान कीजिए। ये जो है लाहौल में आता है। देखो यहाँ पर लाहौल भी दिया गया है, स्पीति भी दिया गया है, कंफ्यूजन यहाँ पर होगा। तो शाशूर गोम्पा जो है वो एग्जैक्टली लाहौल में जो है वो आता है। हाँ, हम ऐसी मोनेस्ट्रीज की बात अलग अलग टाइम में करते रहते हैं कि खासकर हमें लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज जो है वो देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन सी मोनेस्ट्रीज हैं जो कहाँ कहाँ पर आती हैं लाहौल स्पीति में, जिनके बारे में क्वेश्चन बनता है। देखिए ढंकर मोनेस्ट्री आती है, की मोनेस्ट्री आती है, ये स्पीति में जो है वो स्पेसिफिक रूप से जो है वो आती है। कहाँ पर आती हैं, स्पीति में जो है वो आती हैं। ये जो हम तायूल मोनेस्ट्री पढ़ते हैं ये लाहौल में आती है। लामा सैरजा रिमचेन के द्वारा इसको बनाया गया था, 17वीं सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। वैसे ही हमें मिर्कुला देवी मंदिर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में देखने को जो है वो मिलता है, वो आपने ध्यान रखना है। गैमूर मोनेस्ट्री आती है, वो केलोंग में जो है वो स्पेसिफिक रूप से जो है वो आती है। ठीक, तो
इन मोनेस्ट्रीज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट्स विच वॉज ग्रांटेड द सनद लेटर देन अदर बाय ब्रिटिश। तो बोलते हैं कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस शिमला हिल स्टेट को दूसरों के बाद में सनद अनुदान की गई थी। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, थरोच। थरोच को जो है अंग्रेजों ने, आपने ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने थरोच को जो है वो दूसरों के बाद में इनके बाकियों को पहले सनद प्रदान कर दी थी, थरोच को जो है बाद में सनद प्रदान की गई थी। तो ये थरोच का आपने ध्यान रखना है। थरोच की अगर हम बात करते हैं तो किशन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। थरोच रियासत के बारे में ध्यान रखना है कि ठाकुर करम सिंह 1815 में गोरखा जो आक्रमण था उसके समय में थरोच के शासक जो था वो हुआ करते थे। थरोच के एक राणा थे, थरोच के जो अंतिम राणा थे उनका नाम जो था वो ठाकुर सूरत सिंह जो था वो था। इनका नाम ध्यान रखना। और मिशन एलाइड का अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था कि 15 अप्रैल 1948 को जो था वो थरोच को चौपाल में मिला दिया गया था और चौपाल में मिलाकर महासू जिले का भाग इसको बनाया गया था। बस इतना सा ध्यान रखें। अभी देखिए हिंदी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है हमारे पास। तो देखिए हिंदी के क्वेश्चन है, बोलते हैं न प्रत्यय से निर्मित शब्द की पहचान कीजिए। न प्रत्यय से यहाँ पर कौन सा शब्द जो है वो निर्मित है। 31 का जो है वो ऑप्शन सी चलन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हर एक आंसर आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। 32 में देखिए बोलते हैं निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी से अलग है। तो वो कौन सा शब्द जो है वो हो जाएगा, वो 32 का अनंत शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। बोलते हैं तब राम ने कहा है विभीषण शौर्य और धैर्य मेरे रथ के दो पहिए हैं। इसमें बोलते हैं रेखांकित पद में कारक कौन सा है। तो 33 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, संबोधन कारक जो है वो यहाँ पर आता है। आगे बोलते हैं सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान मना है, रेखांकित पद विशेषण का भेद है। देखिए सार्वजनिक यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, तो बोलते हैं ये कौन से विशेषण का भेद है। अगर हम 34 की बात करते हैं तो 34 का ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण जो है ये आता है। मुझे चोर उचक्कों से बहुत डर लगता है, इसमें चोर उचक्के जो है वो अंडरलाइन किए गए हैं और बोलते हैं रेखांकित पद में संज्ञा का कौन सा भेद है। 35 का ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 में बोलते हैं मुझे कौन पुकार रहा है, इसमें कौन को अंडरलाइन किया गया है, बोलते हैं इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद है। तो 36 का ध्यान रखना है, 36 का ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। आगे बोलते हैं अकर्मण्य समस्त पद किस समास का उदाहरण है। तो 37 का जो है वो ध्यान रखना है आपने। 37 का ऑप्शन डी सही आंसर है, निज तत्पुरुष का ये जो है वो उदाहरण है। आगे बोलते हैं क्रिस का विलोम शब्द कौन सा है। तो क्रिस का विलोम शब्द स्थूल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। बोलते हैं इस नौकरी में रहना है तो काम से डैश, तो इसमें जो है वो आगे भरना है आपको। तो 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, काम से जी ना चुरा। इस नौकरी में रहना है तो काम से जी ना चुरा। आगे बोलते हैं कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल बिरजती है। तो इसमें बोलते हैं अलंकार कौन सा है। तो इसमें अलंकार जो है वो ऑप्शन सी आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार जो है वो इसमें आता है। 41 देखिए 41 में बोलते हैं आई डैश फुटबॉल डैश नितिन कैन प्ले। तो 41 का होगा ऑप्शन बी आई कैन प्ले फुटबॉल नितिन एंड होगा यहाँ पर एंड नितिन टू। तो 41 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं वन ऑफ डैश वॉज कैरिंग। तो 42 का जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैरिंग एन अम्ब्रेला। ऑप्शन डी सही आंसर है। 43 देखिए बोलते हैं चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। तो 43 का जो है वो हो जाएगा आई एम हैविंग सम फूड बिफोर स्टार्टिंग वर्क सीमा इन्फॉर्म्ड मी। तो इसका जो है वो करेक्ट सेंटेंस जो बनेगा 43 का वो ऑप्शन ए बन जाएगा, सीमा इन्फॉर्म्ड मी दैट सी वॉज हैविंग सम फूड बिफोर स्टार्टिंग वर्क। ऑप्शन ए सही आंसर है। 44 में बोलते हैं चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, यू हैव बीन गिवन अ प्राइज फॉर योर हार्ड वर्क। तो 44 का जो है ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर दे हैव गिवन यू अ प्राइज फॉर योर हार्ड वर्क। ऑप्शन डी है। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। तो 45 का जो है वो बोलते हैं दे आर गोइंग टू ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड। तो 45 का ऑप्शन सी है, फूड इज गोइंग टू बी ऑर्डर्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय देम। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर जो है वो बोलते हैं कंप्लीट करना है, अनु डैश अर्ली यस्टरडे कमला बोलती है आई हैड टू एक्चुअली माई मदर आस्क्ड मी टू गेट बैक इमीडिएटली। तो 46 का जो है वो सही आंसर जो है वो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर होगा व्हाई डिड यू हैव टू लीव द पार्टी अर्ली यस्टरडे, ये होगा।
आगे बोलते हैं चूज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, तो बोलते हैं दीज फ्लावर्स आर नॉट फ्रेश, तो 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आर दे, इस तरह से हो जाएगा। 48 में बोलते हैं इंडिकेट द साइनोनियम ऑफ द अंडरलाइन, साइनोनियम मतलब सिमिलर वर्ड आपको बताना है वेनेरेटेड का यहाँ पर। 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा रिवर्टेड। वेनेरेटेड का मतलब वैसे पूजा होता है, इसमें सम्मान करना, रिस्पेक्ट भी इसका जो है वो साइनोनियम सिमिलर वर्ड आ जाता है। और रिवर्ट का मतलब आदरणीय होता है, तो सम्मान आदरणीय एक जैसे शब्द मिलते जुलते हो गए। आगे बोलते हैं इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इनकरेक्ट सेंटेंस इनमें से कौन सा है। 49 का ऑप्शन डी 1 एंड 3 इज इनकरेक्ट हो जाएगा। आई नीडंट टू क्लीन द टेबल एक ये है, और एक जो है वो तीसरा है आई हैव टू गो टू द मार्केट लास्ट येस्टरडे, ये इनकरेक्ट दिए गए हैं 49 के डी। ठीक है जी। 49 के बाद 50 देखिए, 50 में बोलते हैं इनको अरेंज करना है, तो 50 को जब अरेंज करेंगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन बी में जो है वो आप सबसे पहले आएगा अ रिसर्च स्टडी शोज दैट व्हेन पीपल रिकवर्ड फ्रॉम लॉन्ग कोविड देयर इम्यून सिस्टम आल्सो इम्प्रूव्ड, ऑप्शन बी जो है वो उसका PRSQT जो है वो सही आंसर है। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लिया, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस किया। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। टेलीग्राम पर इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।